स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। साथियों, आज मैं आपके सामने दो तस्वीरें रखने जा रहा हूं। यह तस्वीर दो अलग अलग देशों की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग माइंडसेट की है। एक तरफ वह देश है जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है और दूसरी तरफ है हमारा प्यारा भारत। पहली तस्वीर की कल्पना कीजिए। चीन ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसलों में से एक रेपसीड यानी कि सरसों की प्रजाति पर एक अत्याधुनिक 20K सॉलिड फेस जीन चिप विकसित कर ली है। नाम रखा है ज़ोंगजिंग ऑयल नंबर 1 और इस तकनीकी से चीन पौधों के हजारों जेनेटिक मार्कर्स को चुटकियों में स्कैन कर रहा है, डेटा ड्राइवन ब्रीडिंग कर रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर की कल्पना कीजिए, हमारा प्यारा भारत। उसी समय, ठीक इसी समय हमारे कृषि अनुसंधान तंत्र की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मीडिया में किसकी चर्चा हो रही है? तरल गुड़ की, लिक्विड जैगरी की। गुड़ तो आप लोग जानते होंगे। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जेनेटिक्स के जरिए भविष्य की खाद्य सुरक्षा को रीप्रोग्राम कर रहा है और दूसरी तरफ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि गन्ने के रस को थोड़ा और गाढ़ा कैसे किया जाए। इसे आप इनोवेशन कहेंगे या प्राथमिकताओं का दिवालियापन? साथियों, शुरुआत में ही मैं स्पष्ट कर दूं, समस्या तरल गुड़ से नहीं है। गन्ने के किसानों को वैल्यू एडिशन मिलना ही चाहिए, लेकिन असली सवाल प्राथमिकता का है। जब भारत अपनी जरूरत का 57% एडिबल ऑयल खाद्य तेल विदेशों से खरीद रहा हो, जब हमारा अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करने में स्वाहा हो रहा हो, जब हमारे प्रधानमंत्री को भी अपील करनी पड़ रही हो कि कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करिए, तब हमारे देश के कृषि अनुसंधान नेटवर्क की प्राथमिकताएं इस स्केल की हैं। आज की कहानी सिर्फ चीन के जीन चिप की नहीं है। आज की कहानी साइंस की प्रायोरिटी की है, रिसर्च की अकाउंटेबिलिटी की है और 21वीं शताब्दी की कृषि लड़ाई में भारत के वजूद की है। बहुत गहराई से मैप और डेटा के साथ समझेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, जीन चिप सुनने में आपको थोड़ा सा लगता होगा ये क्या है। सुनते ही दिमाग में आपको लगेगा कि शायद चीन ने पौधों के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कार्ड लगा दिया। नहीं, आसान भाषा में इसको समझिएगा। जैसे आपके पास और हमारे पास आधार कार्ड होता है ना, ठीक उसी तरीके से उस आधार कार्ड से क्या होता है, आपकी पूरी कुंडली निकल आती है। ठीक वैसे ही चीन ने सरसों के पौधों का डिजिटल आधार कार्ड तैयार कर लिया है। हर पौधे के DNA में कोड छिपा होता है कि वह कितना तेल देगा, सूखा सह पाएगा कि नहीं, ठंड में मरेगा कि नहीं। तो देखिए, अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिएगा कि ब्रीडिंग जो होती है, जो पौधे बड़े किए जाते हैं, वो ब्रीडिंग में क्या होता है, पारंपरिक शैली में क्या होता था कि वैज्ञानिक दो पौधों को क्रॉस करते थे, फिर कई सीजन तक खेत में खड़े होकर इंतजार करते थे कि कौन सा पौधा अच्छा निकला। यह ट्रायल एंड एरर टाइप का मेथड था। चीन की जो 20K चिप है, वहां पर समझिएगा 20K का मतलब क्या है। 20K का मतलब है, एक तरीके से समझिएगा कि ये 20,000 जेनेटिक मार्कर्स को एक साथ स्क्रीन कर सकती है। वैज्ञानिक अब खेत में पौधे को देखकर क्यास नहीं लगाते रहेंगे, वो सीधे उसके DNA से पूछता है, बताओ तुम्हारे अंदर कौन से गुण हैं। अब आप समझिएगा, चीन ने कृषि की परंपरा से निकालकर उसको प्रिसीजन में बदल दिया है। वो गेसवर्क से जीनोमिक्स तक पहुंच गए हैं और हम आज भी बादलों को देखकर फसल की किस्मत का अंदाजा लगाते रहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर, चीन सरसों पर इतना पैसा और तकनीकी क्यों फूंक रहा है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नियम याद रखिएगा कि जो देश अपने किचन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, उसकी संप्रभुता हमेशा खतरे में होती है। खाद्य तेल सिर्फ रसोई गैस का मुद्दा नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी का मुद्दा है। सोचिए, कल को कोई ग्लोबल क्राइसिस आए, शिपिंग रूट्स ब्लॉक हो जाए या ट्रेड वॉर छिड़ जाए तो देश में हाहाकार मच जाएगा। चीन ने इसे सिर्फ कृषि की समस्या नहीं माना, उसने इसे अपनी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट माना है, रणनीतिक कमजोरी माना है। उसने कहा कि कम जमीन में सरसों की उत्पादकता को
हम टेक्नोलॉजिकल सीलिंग को तोड़ कर लाएंगे और मैक्सिमम प्रोडक्शन करके दिखाएंगे। इस चीन के ब्रेक थ्रू की जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जानते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रोजेक्ट 6 साल में पूरा हुआ। रिसर्चर्स ने 1600 से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नोटबुक लिखी, 1 करोड़ से ज्यादा स्कैनिंग इमेजेस ली और एक स्टेज पर फेलियर रेट था इनका 99.9%। आप कल्पना कीजिए दोस्तों किस लेवल तक इनका फेलियर का सिस्टम था। 99.9% तक फेलियर का जो रेट था वो था, यानी कि हर 1000 में से 999 एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे। लेकिन क्या चीन की सरकार ने प्रोजेक्ट बंद किया? क्या वैज्ञानिकों को सस्पेंड किया? नहीं, उन्होंने यह माना कि साइंस में फेल्योर का मतलब हार नहीं होता है, फेल्योर ही ब्रेक थ्रू का रास्ता होता है। इनोवेशन केवल लैब में बैठे प्रतिभावान वैज्ञानिकों से नहीं आता दोस्तों, उसके लिए चाहिए पेशेंस कैपिटल, धैर्यवान पूंजी और संस्थागत निरंतरता। हमारे यहां अगर कोई प्रोजेक्ट 2 साल में रिजल्ट नहीं देता है तो ऑडिट आपत्तियां, बजट की कटौती तलवार बनकर लटकना शुरू कर देती हैं। चीन ने इस चिप को कैसे बनाया? देखिए, उसने 3 ताकतों को एक साथ जोड़ा। सबसे पहले जो ताकत उसने इस्तेमाल की, पब्लिक लैब की, जांगसी एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस को उसने कनेक्ट किया। दूसरा उसने किया यूनिवर्सिटी लेवल पर जुआंगो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया। और तीसरा प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी बायोटेक कंपनी को भी इंक्लूड किया। और इसी को कहते हैं मॉडर्न इनोवेशन सिस्टम, जिसके कारण चीन इस एक्सीलेंस को प्राप्त कर पाया। अब यहीं पर भारत मार खा रहा है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी अलग दिशा में भाग रही है, सरकार जो लैब है सरकारी वो ब्यूरोक्रेसी में व्यस्त है, प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको तो विलेन ही समझा जाता है हमारे देश में, और किसान भगवान भरोसे रहता है। रिसर्च पेपर छप जाता है, पेटेंट फाइल हो जाता है, वाहवाही मिल जाती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कभी खेत पर पहुंच ही नहीं पाती है। वास्तव में इसी को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं वैली ऑफ डेथ, जहां पर सब कुछ है, पेटेंट फाइल हो गया, पेपर पब्लिश हो गया, लेकिन वो पहुंचा नहीं। बीच में कहां चला गया? वैली ऑफ डेथ में चला गया पूरा का पूरा रिसर्च। भारत में यही होता है दोस्तों। अब आइए अपने प्यारे भारत की थोड़ी और डिटेल्ड बात करते हैं। डेटा देखिए, आपका दिल दहल जाएगा दोस्तों। भारत दुनिया के सबसे बड़े तिलहन उत्पादकों में से एक है। हम सरसों, सोयाबीन, मूंगफली सब तरह की चीजें उगाते हैं, फिर भी भारत अपनी जरूरत का 57% खाद्य तेल आयात करता है। कहां से? इंडोनेशिया से, मलेशिया से, अर्जेंटीना से। और जिस देश के पास दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक हो, जो खुद को कृषि प्रधान देश कहता हो, वह अपने खाने के तेल के लिए दूसरों का मुंह ताकता है। सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल शुरू किया, एमएसपी बढ़ाई, लेकिन ढांचागत सुधार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी समस्या सिर्फ रकबा नहीं है, हमारी समस्या है लो प्रोडक्टिविटी और रिसर्च ब्रेक थ्रू की कमी। अब आते हैं उस तीखे सवाल के पर, जो एक तरीके से समझिएगा जो तरल गुड़ वाला मामला है। देखिए, यहां पर हमें एक बौद्धिक रूप से ईमानदार होना होगा। तरल गुड़ बनाना कोई गुनाह नहीं है, वैल्यू एडिशन अच्छा है, गन्ना किसानों की जेब में 2 पैसे ज्यादा जाएंगे, ये अच्छी बात है। भारत को सिर्फ फ्रंटियर साइंस नहीं बल्कि जमीनी स्तर के लो कॉस्ट इनोवेशन करने ही चाहिए। समस्या इस बात से नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक तरल गुड़ बनाने में व्यस्त हैं, समस्या अवसर लागत की है। जो बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते होंगे, यानी कि जब आपका घर विदेशी तेल की निर्भरता की आग में जल रहा हो, तब आप किचन के कोने में बैठकर गुड़ की चाशनी को परफेक्ट करने में अपने संसाधन और समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे कृषि संस्थानों के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स गलत हैं? क्या वैज्ञानिकों का मूल्यांकन इस बात पर होता है कि उन्होंने कितने पेपर पब्लिश किए, या इस बात पर कि उनके शोध को कितने किसानों ने अपनी जिंदगी बदलने के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। हरित क्रांति जो हमारे देश में आई, उसमें इसका ऐतिहासिक योगदान रहा, इससे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन साथियों, किसी भी संस्थान का शानदार अतीत उसके वर्तमान की नाकामी की ढाल नहीं बन सकता। 1960 में समस्या अलग थी, तब देश को भूख से बचाना था। आज की समस्या अलग है, जब हमें कम पानी में क्लाइमेट चेंज की मार झेलते हुए जीनोम एडिटिंग के जरिए
उत्पादकता बढ़ानी है। क्या हमारा ICAR उस स्पीड से बदला? 2026-27 में बजट जो दिया गया कृषि मंत्रालय को मिला 1.40 लाख, और इस 1.40 लाख में से डेयर यानी कि कृषि अनुसंधान के लिए मिला महज 9,967 करोड़ रुपए, यानी कि टोटल एग्रीकल्चरल बजट का दिया गया महज 7% हिस्सा। पिछले साल से भी कम हिस्सा एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए दिया गया। जब हम कृषि अनुसंधान को खर्च समझेंगे और सब्सिडी को निवेश समझेंगे, तब तक हम लॉन्ग टर्म में पिछड़ते ही जाएंगे दोस्तों। सब्सिडी आज के किसान को बचाती है, लेकिन रिसर्च कल की खेती को उन्नत बनाती है और हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी लाती है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है दोस्तों। हमने जीनोम एडिटेड धान बनाया एग्री स्टैक के नाम से, AI बेस्ड भारत विस्तार ला रहे हैं, लेकिन हमारी एक पुरानी बीमारी है, पायलट प्रोजेक्ट सफल होते हैं और स्केल्स पर फेल हो जाता है सब कुछ। एक जिले में प्रोजेक्ट शानदार रहा, एक लैब में वैरायटी सुपरहिट रही, लेकिन जो देश के करोड़ों किसानों तक कभी पहुंची ही नहीं, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन टूटी हुई है। और याद रखिएगा, कोई भी चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है, और हमारे यहाँ यह एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो साथियों, बात सिर्फ सरसों के तेल की नहीं थी, बात टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी की है। और इसी बात तक लाने के लिए मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से दो अलग अलग माइंडसेट का कंपैरिजन करके दे रहा हूं। 21वीं सदी में अगर आप बीज देखेंगे ना दोस्तों, तो वह एक बीज नहीं है। सीड इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सीड इज डेटा, सीड इज जियोपॉलिटिकल पावर। जो देश भविष्य के बीजों की तकनीक और जेनेटिक्स को कंट्रोल करेगा, वो दुनिया के फूड सिस्टम को कंट्रोल करेगा। चीन इस गेम को समझ चुका है और इसीलिए वो जीन चिप्स पर अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है। तो साथियों, अब आप इस बात को समझ पाए होंगे, इसकी गंभीरता को समझ पाए होंगे। इस पूरी जो डिस्कशन है, इसका लब्बुलुआब क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है। असली तुलना चीन बनाम भारत की थी ही नहीं दोस्तों। हमारी जमीनी हकीकतें अलग हैं, हमारा लोकतंत्र अलग है, लेकिन आईना बिल्कुल साफ है। जब समस्या 100 रुपए की हो तो आप 10 रुपए का सवाल हल करके खुद को चैंपियन घोषित नहीं कर सकते। भारत के कृषि विज्ञान को आज यह तय करना होगा कि उसे वैश्विक मंच पर लीडर बनना है या फिर एक फॉलोअर बनना है। भविष्य में खेती की लड़ाई जमीन पर नहीं, बल्कि लेबोरेटरी में, जीनोम में और डेटा में लड़ी जानी है दोस्तों। और इसीलिए अब आप लोग बताइएगा, क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि भारत में कृषि अनुसंधान का जो तंत्र है, ICAR है, उसको एक बड़े मिशन मोड पर ओवरहॉलिंग की जरूरत है? क्या हम वाकई अपनी प्राथमिकताओं से चूक रहे हैं? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि यह मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, इंफॉर्मेटिव है और ज़रूरी है हमारे आपके आम जीवन के लिए। यदि यह डेटा ड्राइवन और गंभीर विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसे शेयर अवश्य कीजिएगा और किसान साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो आप हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, जहां पर आपको मिलेंगी बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन की हुई क्लासेस। 18 बुक का सेट आपके घर आएगा और इसके साथ साथ बहुत ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप हमारे बैच की डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं 10 जुलाई से पहले तो आपको मिलेगा हमारे हर एक कोर्स पर 50% का डिस्काउंट। और इस 50% के डिस्काउंट के लिए आपको बस एक काम करना है, कोर्स को खरीदने से पहले आपको PK Live कोड इस्तेमाल करना है। इस कोड को लगाते ही आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर 10 जुलाई तक मिलेंगे 50% का डिस्काउंट, यानी आधी फीस पूरा कोर्स। तो देर मत कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।